प्यारे बच्चों, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, है ना। एक विशेष समय चल रहा है लॉकडाउन का, सभी बच्चे अपने घरों में हैं। ठीक है, इसके सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आपको अभी खूब सारा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए और आप आपकी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आप आपके स्कूल या आपके किसी जहाँ इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन ले रखा था वहाँ आप जा नहीं पा रहे हैं, उन टीचर से आप मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज वो समय है, टीचर आपके घर पर आकर, है ना, घर पर आने का मतलब क्या है, आपके जितने भी चैनल्स हैं उनके माध्यम से आप तक पहुंच रहा है और आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों, आप भी पूरी मेहनत करें, इस समय का आप क्या करें, अच्छे से अच्छा यूज करें, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, टॉपिक को समझें, ठीक है, बुक्स उठाएं। तो आप इस टाइम का कितना बढ़िया यूज करते हैं ये आपको कॉन्फिडेंस देगा जब आप वापस अपनी दुनिया जब वापस चालू होगी, इस दुनिया को छोड़कर, है ना, जो अभी चल रही है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक फ़्लो के साथ आप अपनी स्टडी को वापस क्या करोगे, सभी के साथ मिलकर चालू करोगे। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना पड़ रहा है, सिंगल टू सिंगल, अकेले बैठे। कॉन्फिडेंस बिल्ड रखें, ठीक है ना। साथ पढ़ने से एक फ़र्क पड़ जाता है कि आपके अंदर कंपटीशन की भावना होती है ना, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने आप को मजबूत रखें, अपना टारगेट की तरफ ध्यान रखें, ठीक। और जिस तरह से आपका स्कूल या क्लास जो चलती है उसी तरह से आप आपका शेड्यूल बना लें। शेड्यूल का मतलब क्या होगा, जैसे आप 1-1.5 घंटे के लिए आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद बायो या मैथ्स है, इस तरह से आप 4 या 5 घंटे का अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें और यूँ मान के चले कि आप इंस्टीट्यूट या स्कूल के अंदर ही बैठे हैं। ओके बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 4, 3 तक मैंने बता दिया था। 3 जो इसके पहले वाले लेक्चर आए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस फर्स्ट में बताया था, सेकंड उसके बाद हमने बात की थी, है ना, कंडक्टर्स के बारे में, फिर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोलाइट के बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो ये आपके, मैंने कहा था ना, चैप्टर को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ना है और एक इलेक्ट्रोलाइट सेल को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल की जो प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं और इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का यूज करने का जो एम है वो ये है कि किसी भी सब्सटेंस से अपने को क्या करना है, किसी सब्सटेंस को फ्री करना है, मुक्त करना है, प्राप्त करना है, जैसा कि मेट्रोलॉजी में किया जाता है। मैं वापस बता दूं इलेक्ट्रोलाइसिस को शॉर्ट में कि वहाँ पर आपका एक वोल्टामीटर था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, यहाँ पर कोई सब्सटेंस है जैसे कि कॉपर क्लोराइड है, इसको आपने टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, सर्किट से लगा हुआ है, धारा प्रवाहित करते हैं, सारी चीज़ें बता दी मैंने, समझ में आ गई होगी। धारा प्रवाहित करते हैं तो सबसे पहले इसका आयोनाइजेशन होता है कॉपर +2 में और क्लोरीन आयन के रूप में, ये पहला प्रोसेस होगा। सेकंड, प्लस आयन जो होते हैं वो हमेशा कैथोड की ओर जाते हैं, जहाँ पर माइनस चार्ज है, कैथोड की ओर जाएंगे, और जो एनायन है वो हमेशा किधर चले जाएंगे, एनोड की ओर चले जाएंगे। एनायन अपने इलेक्ट्रॉनों को फ्री करेगा और न्यूट्रलाइज होकर Cl2 गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। इसी तरह से कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लेने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये न्यूट्रलाइज हो गया और ये यहाँ पर जमा होना चालू हो जाता कॉपर। तो भैया बात ये थी कि मुझे कॉपर चाहिए था, तो कॉपर चाहिए था तो मैंने क्या किया, कॉपर का कोई भी एक साल्ट लिया, कॉपर सल्फेट ले सकता हूँ, कॉपर क्लोराइड, जो कि नेचर में आपको मिलेंगे क्योंकि फ्री नहीं मिलते हैं, मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो नेचर में ये इनके साल्ट के रूप में मिलते हैं। और उन्हीं साल्ट से मेरे को क्या करना था, प्योर मेटल को निकालना था, उसके लिए मैंने ये प्रोसेस किया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक उद्देश्य है। अब बात कर रहे थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर चाहिए, है ना, तो इसके लिए क्या किया जाए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को फास्ट कैसे किया जा सकता है। तो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करने वाला था। तो पहला फैक्टर था कि भाई ये प्रोसेस हम करवा किससे रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करवा रहे हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही इस प्रोसेस को चालू किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो वैल्यू या जो मान आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, इसको जितनी धारा दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होने वाला है। अब ये तो पता है कि अगर आप इसमें ज़्यादा समय तक करंट को फ्लो करोगे, धारा प्रवाहित करोगे, तो आप जनरली कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा करेंगे ये प्रोसेस होगा और ये यहाँ पर ज़्यादा मुक्त होंगे। लेकिन कितनी आप इलेक्ट्रिसिटी दें, कितनी धारा प्रवाहित करें और कितना पदार्थ मिले,
क्या इस पदार्थ को चेंज कर दूं मैं, ZnSO4 ले लिया, तो क्या उतनी ही धारा देने पर मेरे को जितना कॉपर मिल रहा उतना ही Zn मिलने वाला है? तो ये कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देने का काम फेराडे ने किया था। फेराडे ने इसी तरह से एक सेल लिया और बेचारा बैठे बैठे, है ना, हम तो क्या करते हैं, ठीक है धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे, थोड़ी देर बैठ जाते हैं और मिल जाएगा और मिल जाएगा, आराम से बैठे। लेकिन उसने इसकी साइज़ निकाली और उसने एक वोल्टामीटर अपना खुद का लिया और उसके बाद उसने कुछ काम करना चालू किया। इसमें धारा जो थी 10 सेकंड के लिए, फिर 30 मिनट के लिए, इस तरह समय बढ़ाता गया और जो आपके ऑब्जर्वेशन आए उनको नोट करता गया। सेकंड चीज़ क्या की उसने कि इन साल्ट को बदला। क्या जो धारा प्रवाहित की और जितनी मात्रा यहाँ पर मिल रही है, क्या इसको बदलने पर उतनी मात्रा मिलेगी? तो वहाँ पर भी उसने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग साल्ट लिए और अलग अलग साल्ट लेकर उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट अपना जारी रखा। और जब दोनों एक्सपेरिमेंट किए, एक तो सेम साल्ट और उसमें धारा को चेंज करता गया, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, अलग अलग समय के लिए इसने क्या किया, इसमें आवेश प्रवाहित किया। और दूसरा काम क्या किया इसने कि इस साल्ट को ही बदला, एक बार ये लिया, दूसरी बार दूसरा लिया, तीसरी बार तीसरा लिया, और फिर जो उतनी ही धारा देता गया। इसको भी माना कि 1 एम्पियर धारा दी, दूसरे को भी 1 एम्पियर धारा दी, तीसरे को भी 1 एम्पियर धारा दी, समान धारा प्रवाहित की और उसके बाद देखा कि इलेक्ट्रोड पर क्या मिलने वाला है। तो बच्चों आपका क्या होगा आंसर? क्या इसको चेंज करेंगे तो उतनी ही मात्रा मिलेगी? सोचो, है ना, नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ तो है, क्योंकि हमने पढ़ा था साल्ट की नेचर पर भी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, कोई कम वियोजित होता है, कोई ज़्यादा वियोजित होता है, डिसोशिएट कम ज़्यादा होगा। तो इन दो चीज़ों पर काम किया फेराडे ने, और जब उसने काम किया, ऑब्जर्वेशन लिया, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने फिर अपने कुछ लॉ दिए कि आप अगर समय के साथ धारा को बदलते रहेंगे तो आपकी मात्रा चेंज किस तरह से होगी, और या आप साल्ट को डिफरेंट करते जाओगे तो समान धारा बहने पर आपका साल्ट की जो मात्रा, साल्ट में से जो मेटल या कोई सब्सटेंस है उसकी मात्रा इलेक्ट्रोड पर कितनी आने वाली है, उसके बारे में उसने क्या दिए, 2 नियम दिए। तो उन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए? फेराडे ने। और किस बात के लिए दिए? 2 चीज़ों के लिए, धारा का क्या रोल होने वाला है और साल्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि एक तो आपका धारा और एक नेचर ऑफ साल्ट, इन 2 चीज़ों पर उसने नियम दिए। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, फेराडे के रूल के बारे में। तो आप आपकी कॉपी पेन लेके तैयार बैठे और मेरे साथ इसको समझना चालू करें। बड़े आसान से नियम है। दूसरी चीज़ एक और समझ लेना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो मोस्ट चांसेज होते हैं फेराडे लॉ से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम में आप जनरली जो इसमें से न्यूमेरिकल आता ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो वहाँ पर आपको फेराडे लॉ से न्यूमेरिकल मिलने के चांस होते हैं। 2-3 पॉइंट है जहाँ से न्यूमेरिकल होते हैं, कोलराउस लॉ, लेंसर्ट और फेराडे। तो 3 लॉ को आपको अच्छी तरह समझना है। उसमें से पहला मैं ले रहा हूँ फेराडे के लॉ। तैयार हैं आप? चलो ठीक है। फेराडे ने 2 नियम दिए, जिसमें फेराडे का पहला नियम क्या है, ये प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। इसने अपने वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोड लगाए, यहाँ पर उसने क्या किया, कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया और इसको सर्किट से जोड़ दिया। ओके। उसके बाद इसने क्या किया, इसमें धारा को प्रवाहित किया। धारा को प्रवाहित यानी कि चार्ज फ्लो किया, आवेश प्रवाहित किया। तो बच्चों I यानी कि विद्युत धारा बराबर आपको पता है Q/T। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसने I यानी कि धारा को चेंज किया। चेंज कैसे किया? तो T समय को चेंज करता गया। पहले 10 सेकंड के लिए, फिर उसने 20 सेकंड के लिए धारा प्रवाहित की, फिर 40 सेकंड के लिए धारा प्रवाहित की, फिर 60 सेकंड के लिए धारा प्रवाहित की। जैसे इस तरह से उसने प्रयोग चालू कर दिया। अब जैसे जैसे वह धारा इसमें समय के साथ बढ़ाता गया, तो यहाँ पर जैसे Na है, तो Na आपका इधर आकर क्या हो रहा है, फ्री हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जमा होने वाले सोडियम के बारे में इसने क्या किया, वेट लिया इसका,
तो वेट कैसे लिया जाता है? बड़ा सिंपल है। किसी का वेट लेते तो कैसे लेते हैं? पहले आपने इलेक्ट्रोड लिया, उसका वेट ले लिया, फिर 10 सेकंड धारा प्रवाहित की, वापस इलेक्ट्रोड को निकाला, वापस उसको क्या कर लिया? वेट लिया। तो पहले के वेट में अब इस पर जमा कौन हो गया? मेटल जमा हो गया आपका, तो वेट में डिफरेंस आएगा। तो उस डिफरेंस को, यानी कि आपका सिंपल इलेक्ट्रोड पहले स्थिति के अंदर W1 था, फिर आपने 10 सेकंड धारा प्रवाहित की, अब इसका वेट W2 हो गया, तो W2 माइनस W1 किया तो आपको किसका वेट आ गया? जो जमा हुआ मेटल उसका वेट आ जाता है। तो उसने 10 सेकंड के बाद जैसे W1 वेट आया, W2 वेट आया, W3 वेट आया, W4 वेट आया। समझ में आ रहा बच्चों? है ना? एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट लेके वोल्टामीटर के अंदर उसने धारा प्रवाहित की और चेंज किया करता गया, वो समय को चेंज करता गया, टी बदलता गया, ताकि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान है, वैल्यू है, वो बढ़ती जा रही है। तो 10 सेकंड 20 सेकंड पर उसने इस तरह से रीडिंग्स ले ली। रीडिंग लेने के बाद उसने देखा कि जैसे जैसे आप समय बढ़ाते हैं, यानी कि धारा को लंबे समय तक इसमें प्रवाहित करेंगे, वैसे वैसे ये वैल्यू भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जितना अधिक धारा प्रवाहित करोगे उतनी ही इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्रा जो है वो आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? यहीं से उसने अपना पहला नियम दिया। तो मैं बताता हूँ पहला नियम किस तरह से हुआ, समझ में आ गया होगा कि आप जितना धारा प्रवाहित करोगे या आवेश प्रवाहित करोगे उतनी ही इलेक्ट्रोड पर मात्रा क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रवाहित किया गया आवेश मुक्त होने वाली मात्रा की क्या हो गया? आपका प्रोपोर्शनल टू, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। जितना ज़्यादा Q उतनी ज़्यादा क्या होगी? मात्रा होगी। और यही केवल पहला नियम है फैराडे का। तो फैराडे के पहले नियम में क्या कहता है ये? किसी इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, किसी इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन समझ गए होंगे, डिकम्पोजिशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन टू इलेक्ट्रोड। तो किसी विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन निकलने वाले मुक्त पदार्थ की मात्रा किस पर डिपेंड करेगी? उसमें प्रवाहित किए गए आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, यानी कि समानुपाती होती है। ये इसका पहला रूल था कि किसी विद्युत अपघट्य में कोई भी लिया जाए इलेक्ट्रोलाइट, उसके विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर उस इलेक्ट्रोलाइट की कितनी मात्रा आपकी फ्री होने वाली है, जमा होने वाली है, वह किस पर डिपेंड करती है? प्रवाहित किए गए आवेश पर। अर्थात माना कि इलेक्ट्रोड पर मात्रा क्या मान लूँ मैं? इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा कितनी है? W ग्राम है। ओके। और प्रवाहित किया गया आवेश क्या है? यदि Q आवेश प्रवाहित किया जाए तो ये रूल क्या कहेगा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, या W बराबर ZQ। भैया यहाँ पर Z क्या है? तो Z को कहा जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको समझने वाले हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल तो क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती को हटाया तो यहाँ पर ZQ हो गया। और आपको पता है Q आवेश, तो आप जानते हैं कि मैंने भी बताया था I धारा किसे कहते हैं? प्रवाहित किए गए आवेश की दर को, रेट को। तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या हो जाता है? IT। मैं इस वैल्यू को वहाँ रख दूँ तो W बराबर हो जाता है ZIT। ये आपका फैराडे का फर्स्ट रूल है। समझ में आया? क्लियर है ना? सीधी बात है कि जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे इलेक्ट्रोड पर मात्रा उतनी क्या होगी? ज़्यादा मुक्त होगी। ये है फैराडे का पहला नियम।
अब आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने इतनी एम्पियर धारा प्रवाहित की तो कितना मुक्त होगा, या जितना आपने चेंज किया वैल्यू को, समय के साथ धारा को, आवेश को, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, आप उस पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं जहाँ पर हम इनका यूज करेंगे, तो वहाँ पर आपको बेटर समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। हम किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं, कब, जब आपको पता होगा कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित की गई है। क्लियर है बच्चों? आप इसको कॉपी में नोट करें। तो Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखें यहाँ पर, अगर आप, यदि हम इसमें क्या करें, 1 एम्पीयर की धारा और 1 सेकंड के लिए फ्लो करें, 1 सेकंड तक क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए। यानी कि अब आप उस सेल में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, 1 एम्पीयर धारा को आपने क्या किया, 1 सेकंड तक उसमें प्रवाहित किया। तो I 1 एम्पीयर है और TB क्या है, 1 सेकंड है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, W बराबर Z। तो समझ गए, Z क्या हुआ, W के बराबर है। कब, जब 1 सेकंड तक आप क्या करें, 1 एम्पीयर धारा को उसमें फ्लो करें। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी विद्युत रासायनिक तुल्यांक की, कि यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में आप क्या करें, 1 एम्पीयर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जिसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस रेट ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर अब आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर Z बराबर हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली उस पदार्थ की मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन में, इलेक्ट्रोलाइसिस में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, फ्लो की जाए, प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो डिस्चार्ज होने वाली मात्रा है, मुक्त पदार्थ की या अपघट्य की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तुल्यांक कहलाता है। ओके, अब आप Z बराबर क्या हो जाता है, देखें यहाँ पर, तो W/IT, तो यूनिट निकालें, तो W का क्या हो जाएगा, ग्राम पर एम्पियर और सेकंड, ग्राम पर एम्पियर सेकंड, या एम्पियर सेकंड को हम क्या कहते हैं, कूलाम, तो ग्राम पर कूलाम, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, साथ साथ उतारो इसको। तो इससे Z निकाल सकते हो आप, W और IT का मान है तो Z आ जाता है किसी का। ओके, अब देखते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। तो फैराडे ने अब इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंज किया, उसके एक्सपेरिमेंट को समझें। उसने क्या किया, ये एक सेल लिया वोल्टामीटर, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ओके, और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रोड लगाए और सभी के अंदर क्या की, इसने धारा प्रवाहित की।
ओके, ये आपका वही वोल्टामीटर है। इसमें प्रवाहित की गई धारा यानी कि I और T सभी के अंदर कॉमन थे, एक जैसे थे। माना कि जैसे देख लिया 10 एम्पियर धारा थी, 10 सेकंड के लिए प्रवाहित कर दी, तो सभी के अंदर 10 एम्पियर धारा और 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की। ओके, अब यहाँ पर चेंज क्या किया उसने, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो जैसे एक में उसने AgCl ले लिया, दूसरे के अंदर उसने क्या किया, कॉपर क्लोराइड ले लिया, तीसरे के अंदर उसने क्या लिया, HCl ले लिया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए, चालू किया, जोड़ा, सभी के अंदर समान समय के लिए समान धारा को प्रवाहित कर दिया। यानी कि I और T यहाँ पर क्या है आपका, कांस्टेंट था तीनों के लिए, या यूँ कह सकते हैं Q यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था। अब उसने देखा कि इलेक्ट्रोड पर मात्रा कितनी मुक्त हुई। यहाँ पर Ag फ्री हुआ, यहाँ पर कॉपर फ्री हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री हुआ। ठीक, वही इलेक्ट्रोड पहले इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले इनका वेट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, फिर सभी इलेक्ट्रोड को निकाल लिया। समय 10 सेकंड के लिए 10 एम्पियर धारा को प्रोवाइड किया, काम हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोडों को वापस निकाला, वापस वेट लिया, और अब इस पर जमा होने वाली जो सब्सटेंस की मात्रा है उसको उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो वहाँ पर देखा कि Ag जो है ये मुक्त हुआ, कॉपर मुक्त हुआ और H मुक्त हुआ। तो जिसका जितना इक्विवेलेंट वेट था, तुल्यांकी भार था, उसी के अनुपात में इनकी मात्रा मुक्त हुई। जैसे यहाँ पर Ag 108, कॉपर 63 होता है, पर इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 63 का जस्ट आधा, तो ये हो जाएगा लगभग आपका 31 पॉइंट समथिंग जो भी है ना। उसके बाद हाइड्रोजन 1, अगर समान धारा प्रवाहित करें तो इस रेशो में होगा, इसका सबसे ज़्यादा आएगा Ag का, फिर उससे कम कॉपर की मात्रा, और सबसे कम किसकी आई, हाइड्रोजन की मात्रा। और यहीं से उसने अपना सेकंड रूल दिया, जो फैराडे का सेकंड लॉ कहलाता है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब इलेक्ट्रोलाइट को चेंज किया, और इलेक्ट्रोलाइट जब चेंज हुए तो उसने देखा कि समान धारा प्रवाहित करने पर जिस इलेक्ट्रोलाइट में इक्विवेलेंट वेट जिसका ज़्यादा था, उसी की मात्रा इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा मुक्त हुई। यानी कि वह डिपेंड किस पर कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो अब इस रूल को सेकंड रूल क्या कहता है, तो फैराडे का सेकंड रूल आप नोट कर लें। फैराडे का द्वितीय नियम या विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन में समान आवेश या धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा पदार्थ के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। ठीक है ना बच्चों, अलग अलग अपघट्य लिया तो सबका इक्विवेलेंट वेट जैसा था, उसी के रेशो में उसका पदार्थ वहाँ पर W क्या हुआ था, मुक्त हुआ था। इसका मतलब W इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके है, E यहाँ पर क्या है, W तो पता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, भार, मास, और E उस पदार्थ का क्या है, पदार्थ का तुल्यांकी भार है, इक्विवेलेंट वेट है। ये उसका सेकंड रूल था। ठीक,
अब आपने दो लिए हैं, जैसे AgCl लिया है दूसरा कॉपर लिया है, तो माना कि AgCl में W1 मुक्त हुआ पहले वाले में, तो वो किसके समानुपाती हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के। और दूसरा आपने क्या लिया था, कॉपर क्लोराइड लिया था, तो वहाँ पर W2 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, समानुपाती E2 के। तो यहाँ पर W1 अपॉन W2 इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है, E1 अपॉन E2 लिखा जा सकता है ना भाई। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि पहले वाले सेल के अंदर जब आपने AgCl लिया था तो W1 Ag का मात्रा मुक्त हुई थी, तो वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती है। फिर कॉपर क्लोराइड सेकंड लिया था तो वहाँ पर आपका W2 किसके समानुपाती हो गया, E2 के। तो W1 अपॉन W2 बराबर क्या हो जाता है, E1 अपॉन E2 के। यानी कि उस केस में जो मैंने एग्जाम्पल लिया, Ag का मुक्त भार अपॉन कॉपर का मुक्त भार बराबर किसके हैं, Ag का तुल्यांकी भार अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार। समझ में आया। ये पहला तो क्या था, धारा बदलोगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट एक ही प्रकार का है और इसमें अलग अलग समय के लिए आपने धारा प्रवाहित की है, तो वहाँ पर प्रवाहित धारा के उसका भार जो होगा मुक्त होने वाला वो उसके समानुपाती होता है, W बराबर ZIT। और सेकंड केस क्या था, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया जाए और धारा को समान रखा जाए, तो समान धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोलाइट की जो मात्रा मुक्त होने वाली है वो किस पर डिपेंड करेगी, उनके इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगी। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अब आप देखें आगे, हमने देखा था वहाँ पर फर्स्ट लॉ में W बराबर क्या था, ZIT देखा था ना बच्चों, ये फर्स्ट लॉ से है। IT मैंने क्या रखा है यहाँ पर, कांस्टेंट, सभी सेल के अंदर समान धारा है तो कांस्टेंट है, तो W बराबर W समानुपाती किसके किया जा सकता है, Z के किया जा सकता है ना भाई। IT यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। आपने सभी सेल के अंदर क्या किया था, वोल्टामीटर जितने भी थे उसमें क्या किया, समान धारा, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका, W1 समानुपाती किसके हो जाएगा, Z1 के, और W2 समानुपाती किसके हो जाएगा, Z2 के। तो इस चीज़ को मैं आगे बढ़ा दूं तो आप क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2 बराबर किसके हैं, E1 अपॉन E2, और बराबर किसके हैं, Z1 अपॉन Z2 के। बोलो रहे हैं समझ में। क्या था, W समानुपाती E है और W समानुपाती Z है फर्स्ट लॉ से, और सेकंड लॉ से आपका क्या है, W समानुपाती E है। तो आप E को समानुपाती किससे कर सकते हैं, Z से। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ये आपका फैराडे का सेकंड लॉ है। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। तो आप ये मैंने कहाँ से लिया, प्रथम नियम से, ओके। और प्रथम नियम से W बराबर आपका W समानुपाती Z है तो W1 और W2 समानुपाती Z1 Z2 हो जाएगा। और अब आपका W समानुपाती E है, E समानुपाती Z है, तो ये सभी क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब आपकी इक्वेशन आ जाती है ये। क्लियर है, चलो उतार लो इसको। तो बच्चों फैराडे के दोनों रूल समझ में आ गए। पहला रूल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होने वाली है वो उसमें प्रवाहित किए गए आवेश के Q के समानुपाती होगी, और Q बराबर IT हो जाता है। तो पहला ये था, Z यहाँ पर क्या था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसका। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप सेम कांस्टेंट सेम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली मात्रा उसके तुल्यांकी भार की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो W1 अपॉन W2, ठीक, या W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, E की होती है। पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वर्तमान में ग्राम तुल्यांक की जगह इसको मोल में व्यक्त किया जाता है, यानी कि आप तुल्यांकी भार की जगह पर क्या काम में लेंगे, मोलर मास को काम में लेंगे। तो वहाँ पर आपका फैराडे का सेकंड रूल इस तरह से हो जाता है कि जब किसी विद्युत अपघट्टी के अंदर आप धारा प्रवाहित करते हैं, समान धारा, ठीक है ना, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा किसकी होगी, मात्रा किसमें, मोल में। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ के मोल उस अभिक्रिया में, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसमें होने वाले इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज, विनिमय के समानुपाती होती है। ये आपका ग्राम तुल्यांक के बजाय यदि आप इसको मोल में व्यक्त करें तो क्या कहता है ये कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त
पदार्थ की मोल में मात्रा उस रेडॉक्स रिएक्शन में होने वाले इलेक्ट्रॉन के विनिमय यानी कि एक्सचेंज के समानुपाती होती है। ये अब आपका ग्राम तुल्यांक की जगह कि आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघटन करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर उस पदार्थ की मोल में मात्रा किस पर डिपेंड करेगी, तो वो किसके समानुपाती होती है, उस रेडॉक्स अभिक्रिया में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रेडॉक्स है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कि कितने इलेक्ट्रॉन आए, किसी ने दिए किसी ने लिए, तो कितना एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉनों का, वही उसी मात्रा के क्या होगा, आपका विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मात्रा मोल में जो है वो समानुपाती होगी। किया गया ग्राम तुल्यांक की जगह हमने किसको काम में लिया, मोल में। तो यदि पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करना चाहते हैं आप कि कितने मोल मुक्त होंगे, तो वो किस पर डिपेंड करेंगे, उस रिएक्शन में कुल कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है। ठीक, जैसे कि मोल और ग्राम तुल्यांक को अगर आप समझें, ग्राम तुल्यांक, तो मोल का मतलब क्या होता है, भार बटा मोलर मास, अणु भार, और ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, भार बटा तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। यानी कि जब किसी भी पदार्थ के अणु भार मोलर मास के बराबर यदि आप उसका वेट लेते हैं तो वह वेट उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। इसी तरीके से उसके तुल्यांकी भार के बराबर वेट लेते हैं तो वह वेट उसका क्या कहलाएगा, पदार्थ का ग्राम तुल्यांक कहलाएगा। ये आपको मोल कंसेप्ट में पता है, क्लियर है। अब आप देखें कि किसी भी तुल्यांकी भार को यदि आप कनेक्ट करें, तुल्यांकी भार को अणु भार के साथ कोरिलेटेड करें, तो जब कोई विद्युत अपघट्य होता है या रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में तुल्यांकी भार और अणु भार का संबंध क्या हो जाता है, तो यहाँ पर आपका तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणु भार अपॉन NE। NE क्या है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कितना हुआ है। जैसे कॉपर सल्फेट में यदि आपको इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो कॉपर सल्फेट का अणु भार लिखेंगे, है ना, मोलर मास किसका, कॉपर सल्फेट का, और एक्सचेंज कितना हुआ है, तो कॉपर +2 से यदि वो रिलीज होकर कॉपर में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है अणु भार से, तो क्या करेंगे हम, अणु भार में यहाँ पर किसका भाग लग जाएगा, 2 का। ऐसे ही AgCl का निकालना है तो AgCl के लिए क्या होगा, AgCl का मोलर मास अपॉन कुल एक्सचेंज कितना हुआ है, तो Ag यहाँ पर +1 में है तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, तो इसका तुल्यांकी भार और अणु भार 1 ही आने वाला है। और भी उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे FeCl3 की बात करें और इसका तुल्यांकी भार चाहिए आपको, तो इस रिएक्शन में Fe+3 से जैसे Fe में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा, तो FeCl3 का अणु भार मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। समझ में आया। तो आप किसी भी तुल्यांकी भार को अणु भार में और अणु भार को तुल्यांकी भार में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करा है। इसका मतलब तुल्यांकी भार मोल से रिलेटेड हो जाए, अणु भार का मतलब किससे हो गया, मोल से, तो इसका रिलेशन किससे आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से। तो यहाँ पर आप उसी चीज़ को काम में ले रहे हैं कि किसी विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगी मोल में, वह किस पर डिपेंड करने वाली, किसके समानुपाती होगी, उस अभिक्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कितना हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन ही उस अणु भार को किसमें बदल देंगे, मोल को किसमें बदल सकते हैं, तुल्यांकी भार बदल सकते हैं। क्योंकि अणु भार में तुल्यांकी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा, अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, इसको समझ में आया। ये E बराबर क्या किया जा सकता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर m मोलर मास अपॉन NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज होते हैं उसके हिसाब से उसका क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो अब आपका रिलेशनशिप क्या हो गया, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 की जगह पर क्या कर सकते हैं आप, M1 अपॉन M2 लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ वो आपका आ जाएगा N1E और N2E। ये आपका मॉडर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ग्राम तुल्यांक की जगह किसमें व्यक्त किया जा रहा है, मोल में।
ओके बच्चों, तो ये आपकी सेकंड फैराडे के रूल को ग्राम तुल्यांक के बजाय यदि आप मोल में व्यक्त करें तो ये रूल हो जाएगा आपका। क्लियर है? इसको उतार लो। अब अपन देखते हैं Z की वैल्यू, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान कैसे निकाला जाए। ठीक है बच्चों, अब आप देखें इसको, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम मैं वहीं से चलूंगा। W बराबर क्या होता है ZIT, और I बराबर क्या है 1 एम्पियर, और T बराबर क्या है 1 सेकंड। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाता है आपका Z हो जाता है। ठीक, अब W बराबर Z का मतलब समझ गए होंगे कि अगर किसी विद्युत अपघट्टी के अंदर 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, उसकी Z कहलाएगी। क्लियर है ये? अब एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जैसे Ag है, हाइड्रोजन है और कॉपर है, इनके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या किया गया, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है वो यहाँ दे रखी है, मैं आपको बता दूँ कितनी होती है। Ag के लिए 0.00111 ग्राम, ठीक है, कॉपर के लिए 0.0032 ग्राम, और हाइड्रोजन के लिए, सॉरी यहाँ पर कॉपर लिख दो, और हाइड्रोजन के लिए 0.0000103 ग्राम। यानी कि 1 एम्पियर धारा को आप क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए AgCl में, कॉपर क्लोराइड में, CuCl2 में, जैसे AgCl का सॉल्यूशन है, ये CuCl2 का सॉल्यूशन है, और ये HCl का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है। और जब इनमें आपने 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की तो यहाँ पर पदार्थ की जो मात्रा मुक्त हो रही है वो किसके बराबर हो जाएगी, Z। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, Z कहलाएगी इनके लिए। इसको जब आपने डाला है 1 एम्पियर को 1 सेकंड तक इन सारे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर मुक्त कितनी हुई मात्रा ये, और वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी, Z के बराबर हो जाएगी। अब ये मात्रा 1 एम्पियर को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया, यानी कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया आपने, तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त मात्रा क्या कहलाती है, उसका Z कहलाएगी। और यदि उसके ग्राम तुल्यांक के बराबर, आपको तुल्यांकी भार के बराबर यदि मात्रा मुक्त करनी हो तो कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता है कि W बराबर क्या हो जाता है आपका, W बराबर किसके बराबर आ रहा है, ये समानुपाती Q के आ रहा है ना। W बराबर समानुपाती किसके आ रहा है, Q के, और W किसके समानुपाती है, E के। तो E को किसके समानुपाती कर सकता हूँ मैं, Q के, और E बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ZQ। ठीक, अब आप Q, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 कूलाम धारा प्रवाहित करने पर आपकी इतनी मात्रा मुक्त हो रही है। अब ये मात्रा इसके तुल्यांकी भार के बराबर हो, जैसे Ag का तुल्यांकी भार कितना होता है 108, कॉपर का कितना हो जाता है लगभग 32 के आसपास, हाइड्रोजन का कितना हो जाता है 1। तो 1 कूलाम पर आपको इतना मान मिल रहा है। अब आपको कितना चाहिए, 108, जो इसके तुल्यांकी भार के बराबर, ग्राम तुल्यांक के बराबर है। तो कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपका E बराबर क्या हो गया, ZQ। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, E/Z, और E कितना है Ag का 108, और Z कितना है 0.00111। इसी तरीके से Q बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, E/Z, इसका कितना है 32, और ये कितना है 0.0032। ठीक है ना। इसी तरीके से ये आपका हो जाए, ये 31 पॉइंट समथिंग होगा, 31.5, और इसी तरीके से Q बराबर ये कितना हो जाएगा, E/Z। तो ये 1 है, और ये कितना है 0.000103। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू जो आएगी, तो अप्रोक्सीमेट ये आती है सभी के लिए 96500 कूलाम। 1 कूलाम पर इतना है, यानी कि 0.00111 ग्राम मुक्त करने के लिए 1 कूलाम आवेश की जरूरत पड़ रही है। अब आपको कितने ग्राम मुक्त करने हैं, 108 ग्राम, जो कि इसके तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक के बराबर है। तो इसके लिए कितनी आवश्यकता हुई,
1965500। कॉपर के लिए भी कितनी हुई? इतनी ही। कहने का मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा इलेक्ट्रोड पर मुक्त करनी है। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोलाइट से। तो आपको सभी को क्या देनी पड़ेगी? लगभग 16500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। और इसी वैल्यू को क्या कहा गया है? 1 फेराडे, 1F। तो 1 फेराडे क्या हो जाता है? 1 फेराडे का मतलब होता है कि आवेश का वह मान जो किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम तुल्यांक को इलेक्ट्रोड पर मुक्त करते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक को कहाँ मुक्त करते हैं? इलेक्ट्रोड पर। उसके लिए क्या चाहिए आपको? आवेश। और वो आवेश किसके बराबर होगा? सभी के लिए 1 फेराडे, यानी कि 1 फेराडे के बराबर हो जाता है। तो बच्चों समझ में आया? फेराडे क्या है? आवेश का मान है। किसके लिए? कि अगर आप 1 फेराडे आवेश किसी में प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर उस इलेक्ट्रोलाइट का उस इलेक्ट्रोड पर कितना होगा? 1 ग्राम तुल्यांक डिस्चार्ज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। बोलो आया समझ में ये? ठीक है, ग्राम तुल्यांक के लिए इतना हो जाएगा। और अगर आप इसको मोल में लिखें तो मोल में क्या हो जाएगा? मास अपॉन क्या था वहाँ पर? Ne। ये किसके बराबर है? E के बराबर, यही है ना। तो अगर आप इसको मोल में बदलना चाहते हैं तो मोल में बदलने के लिए क्या होगा? यहाँ पर कितने फेराडे हो जाएंगे? अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फेराडे, अगर वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है तो 2 फेराडे। तो ग्राम तुल्यांक जैसे AgCl के लिए कितना आवेश जरूरत पड़ेगा? तो Ag का इक्विवेलेंट वेट +1 से आता है, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है तो Ag का 108 है, तो 108 ग्राम मुक्त करनी है। तो क्या चाहिए आपको? 1 फेराडे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड से आपको एल्यूमिनियम को फ्री करना है, मुक्त करना है इलेक्ट्रोड पर। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर किस में है? +3 में, और ये किस में मुक्त हो रहा है? एल्यूमिनियम में। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा? 3 इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 ग्राम मोलर मास। और कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 3। इसका मतलब 9 ग्राम। तो 9 ग्राम को मुक्त करने के लिए आपको कितना चाहिए? 1 फेराडे। और 1 मोल को लिए कितना चाहिए? तो मैंने कहा ना, आपका कितना एक्सचेंज हुआ है तो आप तुल्यांकी भार को Ne से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपका? मोलर मास, मोल आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया आपका? 9 × 3 27। तो कितना चाहिए आपको? 3 फेराडे। तो कितने आवेश की आवश्यकता होती है 1 मोल को मुक्त करने के लिए? तो ये आपको मैं वापस समझा दूं। 1 मोल पदार्थ को आपको इलेक्ट्रोड पर मुक्त करना है तो कुल कितने आवेश की ज़रूरत पड़ेगी? तो वापस समझें, 1 ग्राम तुल्यांक को ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार के बराबर भार, तो तुल्यांकी भार को मुक्त करने के लिए कितना चाहिए? 1 फेराडे। क्लियर? अब इसी को आपको मोल में बताना है कि 1 मोल के लिए कितना चाहिए। तो यदि उसका मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट बराबर है तो जितना इक्विवेलेंट वेट बराबर है, 1 इक्विवेलेंट के लिए 1 फेराडे, तो मोलर के लिए भी कितना चाहिए? 1 फेराडे। जैसे कि AgCl, इसमें 108 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है ना। और मोलर वेट भी कितना होगा इसका? 108। इसलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया है तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट दोनों बराबर होंगे। तो 108 ग्राम AgCl में से Ag को मुक्त करने के लिए आपको कितना चाहिए? 1 फेराडे आवेश। ठीक, इसी तरीके से MgCl2 लिया। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका मैग्नीशियम का 1 ग्राम तुल्यांक, तो मैग्नीशियम का ग्राम तुल्यांक कितना हो जाता है? तो 24 तो ये है और यहाँ पर Mg+2 में है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज करने वाला है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? तो 1 फेराडे के लिए कितना चाहिए? 1 फेराडे अगर चार्ज इसमें डालोगे आप तो आपको कितना मिलेगा? 12 ग्राम, जो इक्विवेलेंट वेट के बराबर मुक्त हो जाएगा। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा 1 मोल मैग्नीशियम के लिए कितना चाहिए? तो 1 मोल के लिए क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है? 12, और Ne कितना है? 2। तो आपको कितना चाहिए आवेश? 2 फेराडे। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड है और इसमें से आपको एल्यूमिनियम निक्षेपित करना है, तो एल्यूमिनियम +3 है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा। तो अगर 1 फेराडे अगर आप इसमें चार्ज डालते हैं तो एल्यूमिनियम का 27 होता है, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 9।
तो 1 फेराडे पर आपको कितना मिलेगा, 9 ग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा। और इसके मोलर मास के बराबर चाहिए, तो मोलर मास कितना है, 27 है, तो आपको 1 फेराडे पर 9 ग्राम हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3। इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर ज़रूरत है, और उनका वैल्यू क्या होगी आपकी मोल के लिए, 3 फेराडे हो जाएगी। आया समझ में? यानी कि आपको करना क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है तो उसकी नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी है, बस उस वैलेंसी से आप उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास को, तो वो इक्विवेलेंट वेट में बदल जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट को वापस वैलेंसी से गुणा करके आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। आ गया समझ में? अब 1 फेराडे होता क्या है, तो 1 फेराडे मैंने बताया क्या होता है, आपके समझ में आया कि 1 फेराडे आवेश का वह मान है जो किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर उसका 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त हो जाएगा। ठीक। और वैसे 1 फेराडे होता क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आवेश कूलाम में, वह क्या होगा, उसका 1 फेराडे होता है। आपने वहाँ देखा 96500 वैल्यू आई। अब यदि आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन को देखें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है भाई? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻19, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96500 के आसपास कूलाम में। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा 1 फेराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इन कूलाम। ये आपका 1 फेराडे। दूसरा क्या हो गया, 1 फेराडे बराबर क्या हो गया, आवेश का वह मान जो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर 1 ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक भार निक्षेपित करें। ये आपके दोनों चीज़ें क्या है, फेराडे का मतलब ये हो गया। ठीक। और कुल आवेश कितना होता है किसी के लिए, तो मैंने बताया जैसे AgCl से Ag को प्राप्त करना है तो यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि Ag+1 से कहाँ जा रहा है, Ag में। तो यहाँ पर कुल आवेश कितना चाहिए आपको, 1 मोल। यानी कि 1 मोल आवेश अगर आप डालते हैं तो आपको 108 ग्राम यहाँ पर क्या मिलेगी, Ag। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या हो गया, 1 फेराडे आवेश अगर आप प्रवाहित करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 108 ग्राम। दूसरा केस, MgCl2 के अंदर अगर आप मैग्नीशियम को निक्षेपित कर रहे हैं तो Mg+2 से कहाँ जा रहा है, Mg में। कुल चेंज कितना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आपका मैग्नीशियम का, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन देते हो इसका मतलब कितना हो गया, 2 फेराडे। और 2 फेराडे दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 24 ग्राम मैग्नीशियम मिलने वाला है। ठीक। और अगर आप 1 फेराडे देंगे तो मैंने कहा ना तुल्यांक के बराबर, तो 12 ग्राम आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। तो कुल आवेश कितना ज़रूरत है इसके लिए, तो 2 मोल चार्ज की ज़रूरत है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर आप एल्यूमिनियम को निक्षेपित करें इलेक्ट्रोड पर, तो एल्यूमिनियम क्या है, +3 में, कहाँ जा रहा है, एल्यूमिनियम में। कुल एक्सचेंज कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप चार्ज लगाते हैं यहाँ पर, आवेश प्रवाहित करते हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। कितना, 27 ग्राम, जो इसका कि एटॉमिक वेट है। और अगर 1 फेराडे आवेश प्रवाहित करते हैं तो आपको ग्राम तुल्यांक के बराबर, तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम मिलने वाला है। क्लियर समझ में आया ये चीज़? ये सारे न्यूमेरिकल होंगे आपके कि इतने को निक्षेपित करना है। जैसे कि आपका 3 मोल एल्यूमिनियम +3 से आपको एल्यूमिनियम निक्षेपित करना है तो कितने चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल का मतलब 3 फेराडे इलेक्ट्रॉन आपको आवेश की ज़रूरत है, और 3 फेराडे की ज़रूरत है। और अब आपसे कहा गया कितनी मुक्त होगी, 27 ग्राम। अब वह कहता है कि 27 नहीं, मेरे को तो 15 ग्राम चाहिए, एल्यूमिनियम निक्षेपित करना है। तो बताओ कितने आवेश की ज़रूरत होगी। तो सिंपल है, 27 ग्राम के लिए आपको कितना चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 फेराडे।
3 फैराडे का मतलब 3 × 96500, ये आवेश की ज़रूरत है। इसलिए आपको कितने अब करना है, 15 करना है। तो कितना हो जाएगा 27/3 × 96500 × 15। क्लियर है? तो आपको कितना वेट निकालने के लिए कितना चार्ज चाहिए, कितना चार्ज दिया जाए तो कितना वेट निक्षेपित होगा, इन सारी कैलकुलेशन को हम इसके आधार पर कर सकते हैं। मेरे साथ समझ में आ गया होगा। वापस ब्रीफली समझ लो क्या था। W समानुपाती किसके हैं, बोलो, Q के या IT के या बराबर है ZIT के। दूसरा था W1/W2 बराबर किसके है, Z1/Z2 E1/E2। ये मैंने आपको समझा दिया है। फिर मैंने बताया कि आप इसको ग्राम तुल्यांक के रूप में नहीं लेकर किस रूप में लें, मोल के रूप में लें। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली मोल में जो मात्रा होगी वो उस रेडॉक्स अभिक्रिया में एक्सचेंज किए गए इलेक्ट्रॉनों के समानुपाती होती है, क्योंकि अणु भार और तुल्यंकी भार के बीच में कौन आता है, इलेक्ट्रॉन ही। कितने इलेक्ट्रॉन आपके एक्सचेंज हुए हैं, अगर आप अणु भार में एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का अगर डिवाइड करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। तो केवल इतना सा रिलेशनशिप हुआ। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर आप Z की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो W बराबर क्या होता है आपका ZIT। IT का मान अगर 1 कर लें, 1 कुलाम कर लें इसको, तो W बराबर क्या हो जाता है Z। फिर मैंने आपको कॉपर, Ag और हाइड्रोजन के लिए बताया कि 1 कुलाम धारा उसमें प्रवाहित की गई तो उनकी वैल्यू क्या थी, और 1 कुलाम पर प्रवाहित करने पर जो वैल्यू है वो उसका Z होगा। तो उसके तुल्यांकी भार के बराबर अगर आपको मुक्त करना है पदार्थ को तो फिर कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो 1 कुलाम पर अगर आपका Ag 0.00111 था, 1 कुलाम पर इतना ग्राम आया, तो अब आपको कितना ग्राम लेना था, इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो 108 ग्राम के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो मैंने निकाला कि इक्विवेलेंट वेट 108 है, Z कितना है 00 है, तो ये कितना आएगा 96500। तो लास्ट मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको किसी का भी 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त करना है तो 1 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी, और वह फैराडे चार्ज किसके बराबर होगा, 96500 कुलाम आवेश के बराबर होता है। इसके अलावा 1 फैराडे क्या होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही क्या होता है आपका 1 फैराडे होता है। अब किस धातु के लिए निक्षेपित करने के लिए आपको यदि मोल में या ग्राम तुल्यांक में अगर वैल्यू पूछी जाती है तो क्या होगा, तो मैंने ये बताया कि 1 फैराडे पर 1 ग्राम तुल्यांक होता है। अगर तुल्यांकी भार और अणु भार दोनों बराबर हैं तो जितना आप ग्राम तुल्यांक के लिए आवेश की ज़रूरत है उतनी अणु भार के लिए ज़रूरत होगी, मोल के लिए ज़रूरत होगी। लेकिन यदि उनके तुल्यांकी भार और अणु भार में डिफरेंस है तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो एल्यूमिनियम का अणु भार और तुल्यांकी भार का क्या संबंध हो जाता है, अणु भार में 3 का भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज है। मैग्नीशियम में 2 का लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज है। क्लियर है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W को ज्ञात कर सकते हैं कई तरीक़ों से। तो W बराबर आपका क्या है ZIT। ठीक, अब इस Z की जगह अगर आपको Z दिया गया है तब तो निकल जाएगा, रासायनिक तुल्य। अगर नहीं दिया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे निकालें, तो आप Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 96500 यानी कि 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर कितना पदार्थ मुक्त होगा, 1 ग्राम तुल्यांक, यानी कि E के बराबर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर मुक्त होगा। ठीक, और E बराबर हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया आपको M/N/E। ग्राम तुल्यांक में अगर मोल के रूप में लिखें तो M/ क्या हो जाएगा Ne। और 1 कुलाम आवेश प्रवाहित करने पर, अगर आप 1 कुलाम आवेश प्रवाहित करें तो मुक्त मात्रा कितनी हो जाएगी, E/96500 यानी कि 1 फैराडे, क्योंकि 1 फैराडे पर 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त हो रहा है E। तो 1 कुलाम के लिए कितना मुक्त होगा, E/96500। ओके, 1 कुलाम आवेश प्रवाहित करने पर जितना मुक्त होता है उसको मैंने क्या बताया था, Z। अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 कुलाम धारा प्रवाहित करते हैं तो मुक्त क्या होगा, Z। तो ये किसके बराबर हो गया आपका, Z के बराबर। और यह इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M/N, चार्ज कितना हो गया 96500, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आवेश हो गया आपका। अब आपका क्या है, W बराबर ZIT
इसको क्या लिखा जा सकता है, W बराबर Z की जगह लिख दूँ मैं M/N 965 को क्या मान सकता हूँ, फेराडे इंटू IT। यहाँ पर आपको मोलर मास अगर आपको दिया गया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, वेट निकाल। यहाँ पर तो आपको Z दिया जाएगा और Z की जगह उसने क्या दे दिया, मोलर मास। और अगर ये इक्विवेलेंट वेट दें तो W बराबर M/N को क्या मान सकते हैं अपन, E/F इंटू IT। बोलो आया बच्चों समझ में? यानी कि अब आपके पास 3 ऑप्शन हो गए, W बराबर ZIT, फिर दूसरा अगर Z की जगह आपको मोलर मास दे दिया जाए तो W बराबर क्या हो जाएगा, M/N/F इंटू IT, और एक हो जाएगा अगर वह इक्विवेलेंट वेट दें तो E/F IT। ये आपके सारी चीज़ें किसके लिए हैं, इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले पदार्थ पर जो मात्रा होती है उसके न्यूमेरिकल के लिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना, क्लियर। मोटी मोटी चीज़ें, धारा के समानुपाती मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो मुक्त होती है वो किसके समानुपाती होती है, उसके ग्राम तुल्यांक यानी तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। फिर वहाँ पर हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक को देखा, तो एक कूलाम आवेश या 1 एम्पीयर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जितना मुक्त होता है पदार्थ का मान, वह उसका क्या कहलाएगा, Z कहलाएगा, ठीक। और 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए, 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए किसी भी अपघट्य का अगर पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त करना है तो आपको 1 फेराडे की ज़रूरत होती है। ये भी समझ में आ गया। और 1 फेराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो वो आता है 96500 कूलाम के आसपास। समझ में आ गया सारी चीज़ें। ये आपका फेराडे के दोनों लॉ थे। ओके बच्चों, अब अपन करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल। ये आपका पहला न्यूमेरिकल, एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम। ये पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में आपको इस रिएक्शन के द्वारा 40 पॉइंट, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोड पर मुक्त करने के लिए कुल कितना आवेश कूलाम में देना पड़ेगा। तो आपको आवेश निकालना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम प्लस 3 किस में बदल रहा है, एल्यूमिनियम में। कितने मोल की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर क्या है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। इसका मतलब कुल आवेश कितना हुआ चेंज, तो 1 मोल का मतलब कितना होता है, 1 फेराडे। यही है ना। आपको कुल कितना देना पड़ेगा, 3 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 फेराडे, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 फेराडे। तो कुल 3 फेराडे की यहाँ पर आपको क्या होगा, अगर 3 फेराडे चार्ज दिया जाए तो एल्यूमिनियम मुक्त हो रहा है और इसका वैल्यू कितना है, 27 ग्राम। यानी कि 3 फेराडे चार्ज देने पर एल्यूमिनियम 27 ग्राम मुक्त हो जाता है। क्लियर है। 3 फेराडे का मतलब 3 × 96500 कूलाम। अब आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है 40.5, तो भैया 27 ग्राम के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है चार्ज, 3 × 96500। इसलिए 1 ग्राम को मुक्त करना है तो कितना देना पड़ेगा, 3 × 96500 अपॉन 27। और इसलिए आपके पास कितना है, 40.5 ग्राम आपको मुक्त करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 96500 अपॉन 27 × 40.5। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लो इसको, करो सोल्व। हो जाएगा ना। फोर 4.342 × 10⁵ कूलाम। ठीक है ना। आप सोल्व कर लेना, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी यहाँ पर, सोल्व करते रहना। समझ में आ गया। ये 27 ग्राम के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि 3 फेराडे। तो 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे, तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो 4.345 × 10⁵ कूलाम चार्ज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा। आ गया भी समझ में। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल,
1 एम्पियर धारा को 15 मिनट तक NaCl के सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, तो आपको बताना है कि कितने ग्राम क्लोरीन इलेक्ट्रोड पर फ्री होने वाली है। यहाँ पर आपको चार्ज दिया गया है 1 एम्पियर धारा को 15 मिनट तक, ठीक है, यानी कि आपको आवेश जो प्रवाहित किया गया है वो वैल्यू दे रखी है। तो प्रवाहित आवेश कितना है 1 एम्पियर, कितने मिनट तक, 15 मिनट तक, किंतु हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। तो कुल मिला के आपका कितना हो गया 900 कूलाम, यानी कि आप इस विलेन में कुल कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं 900 कूलाम प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक। अब आपको बताना है कि कितना क्लोरीन वहाँ पर इतने आवेश पर मुक्त हो जाएगा। तो बच्चों 2 क्लोरीन आयन जब होते हैं तो वह Cl2 में बदलेगा। 1 क्लोरीन में कितना एक्सचेंज हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फेराडे। 2 फेराडे का मतलब हो गया 2 × 96500, यानी कि इतना आवेश अगर आप इसमें देते हैं तो आपको 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल निकल रहा है Cl2 का, और इसका जो वेट होता है 35.5 और Cl2 है, इसलिए कितना हो गया 71 ग्राम। तो बच्चों समझ में आया होगा, इसके 71 ग्राम को मुक्त करने के लिए आपको कुल कितना चार्ज आवेश प्रोवाइड करना पड़ता है 2 × 96500 कूलाम। मैंने पहले बताया जितना एक्सचेंज होता है मोल का उतना ही आवेश आपका प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 1 मोल की जगह 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल का मतलब 2 फेराडे, और 2 फेराडे का मतलब ये हो गया। इसका मतलब इतना आवेश प्रवाहित करते हो तो इतने ग्राम मुक्त होता है। तो आपको कितना आवेश प्रवाहित किया आपने 900 ग्राम, तो कितना होगा तो निकाल लेते हैं। तो 2 × 96500 कूलाम प्रवाहित करने पर 71 ग्राम क्लोरीन आपकी मुक्त हो रही है, सही है। तो 1 कूलाम के लिए कितनी मुक्त हो जाएगी, तो 71/2 × 96500, और इसलिए बच्चों कितना आपको प्रवाहित किया 900 कूलाम, तो 71 2 × 96500 × 900, काट लेना पीट लेना, आंसर में लिख देता हूँ 0.331 ग्राम क्लोरीन यहाँ पर क्या होगी आपकी मुक्त हो जाएगी। पहले वाले में क्या था केस और दूसरे वाले में क्या है। दूसरे वाले में पूछा उसने कि इतने ग्राम मुक्त करने के लिए कितने आवेश की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको क्यों निकालना था, और यहाँ पर आवेश इतना प्रवाहित किया जाए तो कितना मुक्त होगा इलेक्ट्रोड पर, ये हो जाएगा। आया समझ में, चलो उतार लो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखें, ठीक है ना, सब एक ही पैटर्न के न्यूमेरिकल है, आसान से है ना। आप करना चालू करते हैं मेरे साथ। क्या पूछ रहा है ये, यदि एक तार के अंदर यानी कि धातु तार है उसमें 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक प्रवाहित की, तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। यानी कि एक तार के अंदर आपने 0.5 एम्पियर की धारा को 2 घंटे तक प्रवाहित किया। अब आपसे पूछा गया उस तार के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो चुके हैं। अब देखें आप इसको, आपको क्या दिया गया है, प्रवाहित आवेश दे रखा है, आवेश कुल कितना प्रवाहित हुआ, तो आवेश बराबर I × T, यही है ना, Q बराबर IT। तो I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर, T कितना है 2 घंटे, घंटे के बनाए मिनट, मिनट के बनाए सेकंड। ये आपका क्या हो गया, प्रवाहित आवेश हो गया कूलाम में। सोल्व करो तो 2600 कूलाम कर लिया सोल्व। 0.5 1/2 2 से 2 कट गया 3600। ये कूलाम आपको कुल तार में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ इतना। और बच्चा आपको पता है कि अगर 96500 1 फेराडे आवेश प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन।
इतना आवेश प्रवाहित हो तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और आपके पास आवेश इतना नहीं है, कम है ना, इसीलिए 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो 2 × 10⁻23/96500, और आपके पास 1 कूलाम नहीं है, 3600 कूलाम आवेश आपने प्रवाहित किया, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 96500 इंटू कुल कितना है, कर लो सोल्व बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 2.224 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। उतार लो, आसान से सवाल है। ये आपका अगला जो क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 1.5 एम्पियर धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित किया गया, तो कैथोड पर मुक्त होने वाली कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक आप क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि कैथोड के ऊपर कॉपर का कितना भार मुक्त होने वाला है। ठीक है, तो फैराडे के रूल से मैंने लास्ट बताया था कि W बराबर क्या होता है आपका, ZIT होता है भाई। Z बराबर मैंने आपको 2 वैल्यू बताई थी, अगर आप मोलर के मास के रूप में लिखें तो NF, और अगर इक्विवेलेंट वेट के रूप में लिखें तो Z बराबर क्या हो जाता है, E/F, क्योंकि M/N का मतलब ही E है, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूँ तो W बराबर क्या हो जाता है, M/NF × I/T। ओके, M कॉपर का कितना होता है, 63.5, N कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, N बराबर कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर N बराबर 2, F बराबर 96500, क्लियर है भाई, और I बराबर 1.5 एम्पियर, और T बराबर कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो ये कितना हो गया, 600 सेकंड। सारी वैल्यू है भैया, कुछ नहीं करना आपको, क्या वैल्यू रखनी है, तो W बराबर क्या हो गया, 63.5/2 96500 × 1.5 × 600 सोल्व कर लो, तो ये आएगा 0.296 ग्राम कॉपर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगा। तो बच्चों, फैराडे के नियम और फैराडे के नियम को पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, और इसके न्यूमेरिकल भी आपको मैंने करवाए हैं, तो अब आपके दिमाग में ये पूरा ही पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अभी हमने केवल धारा के प्रवाह को देखा इलेक्ट्रोलाइसिस पर, कितनी धारा पर इलेक्ट्रोलाइसिस पर इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाली मात्राएँ कैसे मुक्त होगी, कितनी मुक्त होगी। अभी तो हमें और पढ़ना है इस सेल के बारे में। मैंने बताया ना कैपेसिटी बढ़ानी इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो पहला पॉइंट क्या था, कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो फैराडे ने समझा दिया। अब जिस सॉल्यूशन के अंदर किया जा रहा है, तो आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, तो उनके सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, यानी कि वहाँ पर डाइल्यूशन थ्योरी है, तनुकरण करने पर कोलराउस का नियम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, टेम्परेचर इफेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप इसको तैयार करें, और भी आपके पास जो न्यूमेरिकल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, आप खुद करें, और अगर कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें उसको, तो मैं आपको बिल्कुल आंसर दूंगा उसका। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों, इस चैनल पर बने रहने के लिए मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको लॉन्च किया जाएगा, तो आप तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप क्या करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, जिससे क्या होगा, आने वाले जितने भी आपके मेरे जो वीडियो है वो सारे ही आपके पास तुरंत आप तक पहुंचेंगे, ताकि आप उसको तुरंत देख सकें, समझ सकें। ओके, थैंक यू।